हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। तो फ्रेंड्स, आज से हम हमारा IIBF का AML KYC सर्टिफिकेट के वीडियो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज का फर्स्ट वीडियो है आपका। सॉरी, थोड़ा डिले हुआ है। मैंने 1 अप्रैल से प्लान किया था कि आपको वीडियो लेसन प्रोवाइड करूं, बट थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो हम कवर अप कर लेंगे और एग्ज़ाम के पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे के जो भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें। ओके फ्रेंड्स, तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेसन, जो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। फ्रेंड्स, जो मेरा वीडियो था, पहले प्रीवियस वाला वीडियो था, उसमें हमने स्ट्रेटजी पढ़ा था कि क्या कैसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आपको जो है KYC वाला पार्ट करना है, उसके बाद जो है हम फर्स्ट पार्ट करेंगे AML वाला। लेकिन KYC वाला पार्ट करने के पहले आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो जाननी ज़रूरी हैं, जो कि आपके आते हैं AML वाले पार्ट से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले पार्ट से। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं आज, ये आपका फर्स्ट पार्ट में से है, मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले पार्ट से है। इसके हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम KYC वाला जो है पार्ट हमारा वो पूरा कंप्लीट करेंगे। देन फिर हम AML वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये जो आपका आज लेसन है, ये बेसिक लेसन है, क्योंकि इसको पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको जो है KYC का फंडा भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है वो बेसिक है दोनों का, और इसी की ही मेथड जो है वो KYC होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो चीज़ है आपको समझने के लिए वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, क्यों हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो टर्म आपको समझनी है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं, और उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो लोग पैसा अर्न करते हैं, उस पैसे को जब वो लीगली फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो जो क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा अर्न करते हैं लोग, वो कैसा होता है? ब्लैक मनी होती है वो। सही तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं होता, जो खून पसीने की मेहनत बोलते हैं ना, वो वाला पैसा नहीं होता है। इलीगल जो कमाई की जाती है वो आपकी जो रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी इलीगल मनी बोलते हैं या डर्टी मनी बोलते हैं। तो और ये जो मनी है, ये जो पैसा है, लोग किन क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाते हैं? जैसे कि ड्रग फाइनेंसिंग हुआ, या इलीगल आर्म सेल्स करना, है ना, स्मगलिंग करना, एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग, बूटलेगिंग। तो ये जो हैं, ये सारे जो हैं इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, और इनके थ्रू जो लोग पैसा जमा करते हैं या अर्न करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं इलीगल मनी या डर्टी मनी। तो लोग जब अपने इस इलीगल मनी को या डर्टी मनी को क्या करते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आते हैं। और कैसे और ओरिजिन से लाते हैं? मतलब जो गलत तरीके से उन्होंने कमाया हुआ है, उसको हाइड करके वो जो पैसा है उसको कन्वर्ट करते हैं वाइट मनी में, है ना, ब्लैक मनी भी जिसको बोलते हैं। उस ब्लैक मनी को वाइट मनी कन्वर्ट करना, या डर्टी मनी को आप बोल सकते हैं क्लीन मनी में कन्वर्ट करना, या इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करना। और अब जो सोर्सेस उन्होंने उस जिस सोर्सेस से उसको कमाया है, उस मनी को, उस सोर्सेस को हाइड करना, है ना, मतलब वो सोर्सेस को हाइड करना और उसको कन्वर्ट करना इलीगल से लीगल में। तो यही क्या कहलाता है? आपका मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो गवर्नमेंट को या हमको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, अगर ये जो है वो इस तरह से कन्वर्ट करके वो उस पैसे को, सेकंड नंबर से कमाया हुआ पैसा, अगर उसको कन्वर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आएंगे, तो वो जो है वो सही नहीं है। इसीलिए ही ऐसी चीज़ों पे रोक लगना ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इन सिंपल डेफिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग इज़ कि आपको उनका जो इलीगल मनी है, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो पैसा कमाया गया है, उसको लीगल मनी में कन्वर्ट करना या उसको फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आना, उसी को क्या कहा जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब कुछ कुछ जो बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी मनी लॉन्ड्रिंग को डिफ़ाइन किया है किस तरह से। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को डिफ़ाइन किया है। अब मेथड है ना, एक मेथड की तरह जो है डिफ़ाइन किया है, जिसमें कि जो रहता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रहती हैं, जिसके थ्रू जो है इलीगल ओरिजिन्स से लोग जो पैसा कमाते हैं, उसको क्या करते हैं? छुपाते हैं उसको, और जो एसेट बेस है उसको प्रोटेक्ट करते हैं।
जिससे कि वो जो है लॉ की नज़रों में या कानून की नज़रों में छुपा रहे उनसे, जो उनका जो रीज़न है जहाँ से उन्होंने कमाया है। तो इस तरह से उनकी लंबी ट्रेल ऑफ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, और ये जो तरीका होता है, एक मेथड होती है जिसके थ्रू वो उस रीज़न को छुपाते हैं या उस ओरिजिन को छुपाते हैं जहाँ से उन्होंने उस इलीगल मनी को कलेक्ट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन दी गई है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के थ्रू। ऐसे ही IMF ने क्या डिफाइन किया है लॉन्ड्रिंग को? लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस बाय विच प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज आर डिस्गाइज्ड टू कंसील देयर एलिसिट ओरिजिन। वही कहा गया यहाँ पर पे कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो उसके इलिसिट ओरिजिन, मतलब जो सही तरीके से नहीं कमाया गया, क्या उसका एक्चुअल ओरिजिन है, उसको लोग छुपाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इसी तरह से FATF ने भी डेफिनेशन दी है, जिसको क्या बोलते हैं? FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये आप जब आगे हम पढ़ेंगे तो ये सारे जो टर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या जो रोल है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में, ये भी हम सारा देखेंगे। वैसे ही इंटरपोल ने भी इसको डिफाइन किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? एक एक्ट होता है या कोई ऐसा अटेम्प्टेड एक्ट होता है जिसके थ्रू की जो इलीगल मनी जहाँ से भी ऑब्टेन की गई है उसको छुपाया जाता है, मतलब उसके ओरिजिन को जो छुपाया जाता है और उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है लेजिटिमेटेड सोर्सेस में, है ना। इलीगल या इलेजिटिमेट बोलना चाहिए जिसको, उसको कन्वर्ट करते हैं और लेजिटिमेट सोर्सेस के थ्रू उसको दिखा देते हैं, मतलब जो एक्चुअल ओरिजिन है उसको छुपा लिया जाता है और कोई ऐसा ओरिजिन दिखाते हुए उस मनी को जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये जो है, ये जो डेफिनेशन दी गई है इंटरपोल के थ्रू दिया गया। तो अल्टीमेटली वही हो रहा है कि जो इलीगल मनी है उसको कन्वर्ट करके और ये उसको सही मनी को के फॉर्म में दिखाया जाता है, लीगल मनी के फॉर्म में दिखाना। ओके फ्रेंड्स, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की शुरुआत हुई? तो मनी लॉन्ड्रिंग देखिए फ्रेंड्स बहुत समय से चल रहा है। कोई भी चीज़ हो जो आप इलीगल तरीके से कमाना चाहते हैं या कमाते हैं या कमाया है, उसको आप जो है सही तरीके में दिखा के वो पैसे को रखना, उसी को क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो ये कई सालों से चला आ रहा है, बहुत पुराने एंशिएंट टाइम से ये चीज़ चली जा रही है, और गवर्नमेंट जो है इसको जो है कम करने के लिए या इसके रोकथाम के लिए कई कोशिश कर रही है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू लोग ये ऐसा इलीगल काम करते थे। तो ये जो है कई समय से चला जा रहा है, बहुत एंशिएंट टाइम से ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग चला आ रहा है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड है वो पहली बार कब यूज़ हुआ था? एक ब्रिटिश का न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर द गार्जियन इन, है ना, इस न्यूज़पेपर का नाम था गार्जियन। ओके फ्रेंड्स, तो इस द गार्जियन न्यूज़पेपर में 1972 में जो है 1972 में वाटर गेट स्कैंडल को दिखाया गया था, जिसमें कि जो US के प्रेसिडेंट थे उस समय पर, रिचर्ड निक्सन, उनका नाम भी इन्वॉल्व हुआ था, और उस समय पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो वर्ड है वो यूज़ किया गया था। तो तब से ये जो है वर्ड जाना जाता है, और इसी वर्ड को जो फर्स्ट टाइम लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया वो 1982 में ही यूज़ किया गया, US के केस में ही। मतलब ये जो वर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग, इसकी शुरुआत जो है वो US से हुई है, और उसके बाद ये जो है पॉपुलर हो गया है और सभी जगह पर ये जो है जाना जाता है और वाइडली इसको एक्सेप्ट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो है मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड को किस में यूज़ किया गया था? एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर था द गार्जियन। ओके फ्रेंड्स, अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो है इम्पैक्ट कैसे पड़ता है ना, किस किस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, इंडिया में इसका किस तरह से इम्पैक्ट है, बैंक्स के ऊपर किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम एज अ बैंकर या हम एज अ किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ही ये कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है ना। तो आपको इसका देखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है। देखिए फ्रेंड, जैसा कि पढ़ा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से कमाया हुआ पैसा, है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो किससे लिंक्ड है? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से। तो अगर जो इलीगल मनी इस तरह से फाइनेंशियल सिस्टम में आती है तो ये एक सोचने वाली बात है, कॉज ऑफ कंसर्न और एंजाइटी का भी रीज़न है कि इसकी वजह से सोसाइटी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो क्या कर रहा है? अपना इलीगल पैसा फाइनेंशियल सिस्टम
में ला रहा है, और फाइनेंशियल सिस्टम में किसके थ्रू ला रहा है? आपके थ्रू ला रहा है, क्योंकि आप उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हो, और आप भी उस एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जा रहे हो। और इस तरह से अगर उसका जो फाइनेंस इलीगल एसेट है वो फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाता है, तो क्या हो रहा है कि उसको इस तरह की जो काम करने के लिए और ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी, वो और उस तरह के कामों को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए जो है बहुत सीरियस थिंक है कि हमें इसका इम्पैक्ट इस कैसे पड़ रहा है, हमें इसको रोकना क्यों ज़रूरी है। अगर अगर उनका जो फंड है, इलीगल फंड है, वो उसको नहीं फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो फंड उसका आइडल हो जाएगा, कोई यूज़ का ही नहीं रहेगा, और वो उनको जो है अपनी जो सुपर लग्जरियस स्टाइल है उसमें यूज़ ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जो लोग हैं अपने सरप्लस फंड्स को जो है लीगल एवेन्यूज़ में या लीगल सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं, और इसकी का जो इम्पैक्ट है वो सभी तरफ से पड़ता है। इकोनॉमिकली भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकली भी पड़ता है, और सोशली भी पड़ता है। अब इकोनॉमिकली कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट लोग हैं उनके बीच में कैसा होगा, अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि जो लोग मेहनत से कमाई कर रहे हैं, ईमानदारी से कमाई कर रहे हैं, वो बेचारा ईमानदारी में ही लगा हुआ है, और जो इस तरह से लोग हैं, है ना, जो बेईमानी करके पैसा कमा रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, और उस पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में लाके उसका अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो इस तरह से जो लोगों के बीच में एक अनफेयर कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा। ओके। अब इस तरह का पैसा मनी जो है मार्केट में आ रही है, फाइनेंशियल सिस्टम में आ रही है, तो ज़्यादा मनी सप्लाई होगी, मनी का ओवरफ्लो होने की वजह से जो प्राइजेस हैं वो क्या होंगे, उनमें वो बढ़ोतरी होने लगेगी, और जो ऑनेस्ट बिजनेस है उसके जो है क्राउडिंग होने लगेगी। तो इस तरह से प्राइसिंग बढ़ने की वजह से भी जो है इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डैम्पर्ड हो जाएगी, हैम्पर्ड होगी, और इसका जो है इम्पैक्ट वो किस पे पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ेगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से भी जो है इकोनॉमिकली इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मनी सप्लाई जो है इस तरह, अगर इतना ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में आ जाएगा तो जो मनी सप्लाई है वो कैसी हो जाएगी, अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी, और उसको जो है मॉनेटरी सिचुएशन को, इस तरह की कंडीशन को जो है उसको मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और ऐसे में जो है इन्फ्लेशन की कंडीशन भी आ जाएगी, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है। उसके अलावा जो क्रॉस मूवमेंट है इलीगल फंड्स का वो बढ़ेगा, क्योंकि लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में भी आ रहा है, और वो आराम से उसका क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से जो है और इसके अलावा जो है एक्सचेंज रेट्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक्सचेंज रेट भी अनडिटर्मिनेबल रहेंगे, इस तरह से उनका भी प्राइजेस बढ़ेगा। तो ये जो है इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हैं जो कि कंट्री वाइड अफेक्ट करते हैं। सोशली क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं कि देखिए, हमेशा जो है हमारी कंट्री के लिए या वर्ल्ड के लिए, नेशन के लिए, सभी के लिए बात करें तो करप्शन और जो क्राइम है वो दो मेजर ऐसे कंसर्न है जिसपे कि ग्लोबली जो है उस कानून बने होते हैं, बात होती है उन पर। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या कर रहा है कि जो भी करप्ट ऑफिशियल्स हैं ना, जो भी इस काम में इन्वॉल्व हैं, उनके द्वारा इस तरह के कमाए हुए पैसे को क्या कर रहा है, और फैसिलिटेट कर रहा है इस तरह से उनको और पैसा कमाना, और साथ में जो उनका क्राइम है उसको भी एक तरह की स्ट्रक्चरिंग कर रहा है कि वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम कर रहे हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू, इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू पैसा भी कमा रहे हैं, और वो उसको फाइनेंशियल सिस्टम में भी ला रहे हैं। तो उनका ये जो क्राइम है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, तो उसको भी बढ़ावा मिल रहा है, और साथ में इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है क्योंकि ऐसे बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये इस तरह के जिनसे जो है वो फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हैं वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो सोशली इसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि लोगों को बढ़ावा मिल रहा है ना इस तरह के काम करने के लिए। तो ये आपका जो है इस तरह के काम करने से लोगों को इस तरह के और डिटेरिएटिंग इफेक्ट्स को जो है सोशल एनवायरनमेंट में फेस करना पड़ता है। पॉलिटिकली क्या इफेक्ट होगा कि जो भी व्यक्ति इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, या कोई ऐसा एरिया ज्यूरिडिक्शन जहाँ पर कि इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है सोशली और पॉलिटिकल सिस्टम सारा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा, और लोगों को इस तरह के जो है सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी कंट्रोल कर पाने में क्योंकि जो लोग इस उसमें इन्वॉल्व होंगे उनका क्या होगा, पॉलिटिकल पावर भी बढ़ेगा, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो भी कैसा हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से इसका जो है पॉलिटिकली भी बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है।
अब मनी लॉन्ड्रिंग किस एक्सटेंट तक हो रही है ये कैसे जाना जाए? तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक इलीगल एक्टिविटीज़ है। तो इसकी जो जानकारी है वो इस तरह से तो मिलेगी नहीं कि हम उसका डेटा जो है वो इजीली कर पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ, क्योंकि अगर डेटा अवेलेबल हो रहा है, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही तो उसको रोका ही जा सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है, तभी तो आप जो है ब्लैक मनी को वाइट मनी कर पा रहे हैं। तो इस वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग किस एक्सटेंट तक हो रही है, इसका जो फिगर्स, कोई रिलायबल फिगर्स नहीं मिले हैं। बहुत सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें बहुत रिसर्च भी की है, लेकिन फिर भी वो जो है इसका कोई एक्चुअल डेटा नहीं निकाल पाए हैं। सिर्फ एक एस्टिमेटेड डेटा जो है निकाला गया है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। और फर्स्ट टाइम जो है 1995 में जो है जॉन वॉलकर ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसका एस्टीमेट निकाला था कि 1995 में जो मनी लॉन्ड्रिंग थी वो कितना 2.8 ट्रिलियन यूएसडी की हुई थी। उसके बाद जो है आईएमएफ से भी इस डेटा का फिगर निकाला गया था कि उन्होंने बताया था कि 1.5 ट्रिलियन मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जो उस टाइम पे जो जीडीपी थी उसका 5% था। तो इस तरह से ये जो है उसके सिर्फ एस्टिमेशन से कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को पता ही नहीं किया जा सकता। अगर लोग पता कर सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन लग सकती है, तो ऐसे केसों पे रोक ही लग जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब अभी हमने देखा कि ग्लोबली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हमको देखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो है फाइनेंशियल सिस्टम्स पर या बैंक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट है आपका वल्नरेबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक मनी में डील करते हैं और लोगों को उसी के बेस पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ सर्विसेज और इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक क्या है, एक बहुत संवेदनशील इंस्टीट्यूशंस हो गए जिनमें कि इस तरह पब्लिक मनी की डीलिंग की जाती है। अगर और जो है आप अगर इस तरह की क्रिमिनल मनी को रिसीव करते हैं, जो कि लोगों के कैसे शो किया जाता है कि जेन्युइन बिजनेस से आया है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो गई। और अभी क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बैंक्स जो हैं वो इंटरनेशनली भी जो है ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी का लेन देन होता है। तो इस तरह से भी जो है क्रॉस बॉर्डर भी इस तरह मनी का मूवमेंट भी होता है, और लोग अपनी जो क्रिमिनल मनी है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, उसके एलिसिट ओरिजिन को छुपाने की कोशिश करते हैं और उसको फाइनेंशियल सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं, और ईजिली जो है वो बैंक्स के थ्रू उसका मूवमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बैंक्स जो है वो इंटरनेशनली भी ऑपरेट होते हैं। तो इस तरह के केस में अगर कोई प्रिवेंटिव जो है मेज़र नहीं लिया जाता है, तो क्या होगा कि ऐसे में बैंक्स का क्या हो जाएगा, रेपुटेशनल रिस्क अराइज हो जाएगा, जो कि बैंक की रेपुटेशन को हार्म करेगा। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि लोगों को पता चल रहा है कि बैंक तो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लोगों के इलीगल पैसे को लीगली बहुत ईजिली कन्वर्ट किया जा रहा है। क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति आपके थ्रू ये चीज़ कर सकता है तो वो बार बार उस चीज़ को करेगा, और ऐसे ही कई लोग भी उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से बैंक्स की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होती है। तो इसके लिए जो है प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बैंक को है रेपुटेशनल रिस्क से बचाया जा सके। साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये जो फ्रॉड्स हैं उनको भी बढ़ाने का रिस्क, इसकी वजह से फ्रॉड्स के भी बढ़ने का रिस्क रहता है। साथ ही जो इकोनॉमिक क्राइम्स हैं उनको भी बढ़ने का रिस्क रहता है, और ये जो रिस्क है जो बैंक्स की साउंडनेस और स्टेबिलिटी है उसको भी हार्म करते हैं, और बैंक्स के हार्म होने की वजह से कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी हार्म होता है, उस पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो है इसका मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट हुआ फाइनेंशियल सिस्टम्स पे और बैंक्स पे होने की वजह से उसका जो है कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है। अभी जो पढ़ा रेपुटेशन, तो रेपुटेशन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए, बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं कि पब्लिक और उसके बीच में इंटरमीडिएटरी की तरह वर्क करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, कस्टमर के पैसे को होल्ड करते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब उनके पैसे को इनके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में हम एक तरह से मीडिएटरी रहते हैं। और अगर इस तरह से लोग जो है उस पैसे को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू आया हुआ पैसा होल्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तो ये जो है
एक तरह से बैंक्स की रेपुटेशन को इम्पैक्ट करता है। और इस तरह से जो क्रिमिनल मनी का मूवमेंट है वो क्या होता है, उस पर कंट्रोलिंग जो है कम कंट्रोलिंग होती है। तो जनरली जो ऐसी एक्टिविटी कहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ पर कि जो कंट्रोलिंग है वो बहुत कम होती है ना, जहाँ से इसकी जो ट्रैकिंग है वो कम की जा सके, तो वहाँ पर जो क्रिमिनल मनीज़ का या इलीगल मनी का मूवमेंट जो रहता है वो ज़्यादा होता है। और लोगों को अगर ये पता चलता है कि ये बैंक्स या ऐसे इंस्टीट्यूशन इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो लोगों का क्या रहता है कि उनसे भरोसा कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, और इस तरह से जो है बैंक्स की रेपुटेशन पर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसके लिए रेगुलेटरी एक्शंस क्या होने चाहिए। तो बैंक्स को जो है इस तरह अपने हाई लीगल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए और सेफ्टी मेजर्स को रखना चाहिए। और साथ में अगर इस तरह के कोई कंडीशंस होती हैं तो बैंक्स को जो है जो उसका रेगुलेटरी एक्शन है उसको बहुत ज़्यादा सख्त करना चाहिए, कड़क करना चाहिए। और जिसने भी इनको जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें फेल हुआ है ना, या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ है, या जिन्होंने वायलेशन किया है लॉ का, रेगुलेटरी गाइडलाइंस का, उनके अगेंस्ट जो है बहुत कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जो एक्शंस होने चाहिए वो भी कैसे होने चाहिए, सख्त होने चाहिए। तो इस तरह से जो है रेगुलेटरी एक्शंस किया जा सकता है जिससे कि बैंक जो है वो और ज़्यादा सावधानी के थ्रू काम करें और हाई लीगल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। और अगर फिर भी कुछ लैकुना हो रहा है तो उसमें उनको बहुत कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, उसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और फाइनेंशियल सिस्टम बैंक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम पर यही इम्पैक्ट पड़ता है कि उनको रेपुटेशन रिस्क का राइज होता है, लोगों की का जो कॉन्फिडेंस है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर वो वीक होने लगता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब है टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग आपने पढ़ा, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो पैसा लेना वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है। टेरर फाइनेंसिंग क्या होता है। टेरर फाइनेंसिंग का मतलब है कि किसी को फंड्स प्रोवाइड करना है या फंड्स का मोबिलाइजेशन इस इंटेंशन के साथ करना कि वो जो फंड है वो टेररिस्ट अटैक्स में या टेररिज्म में जो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको को यूज़, मतलब अल्टीमेटली टेरर से रिलेटेड या टेररिज्म से रिलेटेड एक्ट में ऑर्गेनाइजेशंस को वो पैसा पहुंचाना, उनको वो पैसा प्रोवाइड करवाना, वो क्या कहलाता है, टेरर फाइनेंसिंग कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो टेरर फाइनेंसिंग मतलब कि मोबिलाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग फंड्स विद इंटेंशन, मतलब यहाँ पर साफ इंटेंशन रहती है कि इस पैसे का जो यूटिलाइजेशन होगा वो टेरर एक्टिविटीज़ में होगा, और या जो भी ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म में इन्वॉल्व है उनको वो पैसा पहुँचाना। और ये जो फंड टेरर एक्टिविटीज़ के लिए पहुंचाया जा रहा है या दिया जा रहा है ये दोनों सोर्सेस से हो सकता है, लीगली भी हो सकता है, इलीगली भी हो सकता है। दोनों ही तरह के सोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो सोर्स ऑफ मनी है उसको छुपाया जाए। मतलब यहाँ पे सोर्स ऑफ मनी को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बट किसको फाइनेंसिंग किया जा रहा है, जो नेचर ऑफ फाइनेंस्ड एक्टिविटी है उसको छुपाया जाता है। सोर्स लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, जैसा कि आपने पढ़ा। बस मनी लॉन्ड्रिंग में क्या हो रहा था कि हम वो उसके इलीगल सोर्सेज को छुपाते हैं। टेरर फाइनेंसिंग में ऐसा नहीं है। टेरर फाइनेंसिंग में आपको उसके सोर्स, उस मनी के सोर्स को छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर, बट छुपाने की क्या ज़रूरत होती है कि उस फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, किसको वो फंड दिया जा रहा है, वो छुपाया जाता है यहाँ पर। तो थोड़ा अपोजिट हो गया है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। वहाँ पर सोर्स को छुपाया जाता है, यहाँ पर सोर्स को नहीं छुपाया जाता। वहाँ पर जो है वो इलीगल सिस्टम से लाया हुआ पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाता है, मतलब लीगल सोर्सेज में लाया जाता है। और यहाँ पर लीगल सोर्सेज का भी पैसा हो सकता है, इलीगल सोर्सेज का भी पैसा हो सकता है, उसको कहाँ यूज़ किया जा रहा है, इलीगल सोर्सेज में यूज़ किया जा रहा है। तो दोनों टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से, ये एक कॉमन चीज़ है। तो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में जो मूवमेंट हो रहा है फंड का, ज़रूरी नहीं है बहुत लार्ज क्वांटम ऑफ फंड हो, लेकिन जो फंड का क्रिएशन हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है या मेंटेनेंस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो क्या हो रहा है, उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए कुछ सब्सटेंशियल फंड रिक्वायर होता है। तो इसी की वजह से जो है फंड का मूवमेंट होता है, और ये कई सोर्सेज के थ्रू हो सकता है, इसलिए इसमें क्वांटम जो है वो मैटर नहीं करता है, कितना भी हो सकता है। बट जो जिस एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, उनको ये पैसा
पहुंचाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका टेरर फाइनेंसिंग। अब इसकी भी जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी है। जो यहाँ पर डेफिनेशन है वो किसकी है, यूएन इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सस्पेंशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। इन्होंने इसकी टेरर फाइनेंसिंग की डेफिनेशन दी है। क्या कहा है इन्होंने इसमें, तो फ्रेंड यहाँ पर भी वही दिया कि कोई भी पर्सन किसी ऐसे ऑफेंस को इंटेंशनली करता है जिसके के थ्रू जो है वो किसी भी सोर्सेज से हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, लॉफुली हो अनलॉफुली हो, विलिंगली हो अनविलिंगली हो, लेकिन उसके इंटेंशन कैसा रहता है कि ये जो फंड है वो पार्टली या फुल्ली किस में यूज़ होगा, ऐसे ऑफेंस में जो कि कैसा होगा, जो कंट्री हैं उनकी जो ट्रीटीज़ हैं उनको हार्म करेगा। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है व्यक्ति और उसमें जो फंड प्रोवाइड करता है उसी को क्या बोला जाता है, टेरर फाइनेंसिंग बोला जाता है। अल्टीमेटली जो है जिसकी वजह से जिसका इंटेंशन ऐसा हो कि उसकी वजह से जो सिविलियंस हैं उनको सीरियस इंजरी हो सकती है या उनकी डेथ भी हो सकती है, या वो किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, या कोई भी इस तरह की मतलब टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए लोग फंड प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं, उसी को ही टेरर फाइनेंसिंग बोला जाता है। तो यही डेफिनेशन जो है बड़े इतने सारे शब्दों में दी है, लेकिन इसका मीनिंग सेम वही है कि इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए जो फाइनेंसिंग की जा रही, फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, भले वो किसी भी सोर्सेज के थ्रू हो, किसी भी फॉर्म में हो, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, अनलॉफुली हो या बिलिंगली हो, किसी भी तरह से अगर कोई व्यक्ति इस इंटेंशन के साथ पैसा दे रहा है कि जिसकी वजह से जो उस कंट्री के सिविलियंस हैं उनकी डेथ हो सकती है या उनको सीरियस इंजरी हो सकती है, ये उनकी इंटेंशन रहती है। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटी कहलाती हैं और इनको जो फंड प्रोवाइड करा जाता है वो टेरर फाइनेंसिंग कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम हमारा केवाईसी का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर दिन आपको जो है हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।